सो आज से हम स्टार्ट करेंगे वो वाला पार्ट जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेरिवेशन आता है। ठीक है? तो आई होप आप लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी और ये एक साथ बर्डन ना लो। इससे अच्छा है कि थोड़ा-थोड़ा डेली रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि हम लोग थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ रहे हैं डेली, तो आपको इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोगों ने थोड़ी ढिलाई बरती है तो फिर समस्या हो जाएगी, बिकॉज़ आगे और भी बहुत सारे डेरिवेशंस आने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, तो कहाँ तक आप करोगे प्रिपेयर? इसलिए थोड़ा-सा ढंग से प्रिपेयर करो, डेली की डेली रिवीजन करो, तभी जाके आपका काम बन पाएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब इस यूनिट का पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। सो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आज हमें पढ़ना है। ओके, ताकि आप लोग समझ पाओ इन चीजों को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आज का टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये इस यूनिट का पहला डेरिवेशन है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। पहले तो आप ये समझो कि ये टॉपिक का पढ़ते क्यों है और इसका मतलब क्या है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? देखो मेरी बात समझना, ऊपर आ जाओ रफ में। ये ऊपर रफ है अपना, है ना? होता ये है बेसिकली कि आपके पास, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे वैलेंस लेवल होते हैं। ऊपर कंडक्शन लेवल होता है जो पूरा खाली होता है, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जस्ट बीच में होता है फर्मी लेवल, मतलब जो वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर का लेवल होता है जो खाली होता है, उसके नीचे सारे लेवल्स भरे होते हैं। तो अपर मोस्ट लेवल होता है फर्मी लेवल। अब यहाँ पर ना वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और पाउली ने एक बात बोली थी कि एक स्टेट में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेट में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो वी हैव n number of states, we have n number of states because we have 2n number of electrons, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मेटल के अंदर एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। इस तरीके से आप ये समझो कि इन सब चीजों को एक साथ समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इन सब का एक जैसा कैलकुलेशन ले पाना भी बहुत कठिन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया में स्टेट्स को काउंट कर लेते हैं एनर्जी की। अब यूनिट एरिया क्या होगा? अब यूं तो है नहीं कि वहां पे आपको स्केल लेके पहुंच जाओगे और एरिया नाप लोगे, ऐसे नहीं होता। हम क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, कुछ है जिनकी 5 है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है या फिर 50 स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब कि उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, मैंने आपको पहले भी समझाया। एनर्जी स्टेट्स का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपने जाके वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया हो, ईंट पत्थर लेके जाके बना दी स्टेट्स। ऐसे ईंट पत्थर से स्टेट्स नहीं बनती है। स्टेट्स का मतलब होता है अपन अपनी कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में बांट लेते हैं। जैसे मान लो आप लोग सुबह उठते हो, तो आप लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आप हायर एनर्जी स्टेट में हो। अब आप हायर एनर्जी मतलब कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे आप लोग जो है दिन निकलता जाता है और आपकी एनर्जी कम होती जाती है, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यू आर रनिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कम हो गई। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो 50 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी 3 है वो 60 है। तो हम लोगों ने एक एनर्जी रेंज फिक्स कर दी भाई, 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं, मतलब कितनी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की।
तो आप लोग काउंट कर लो कितनी स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन की। तो एक रेंज फिक्स कर देते हैं हम लोग, ई से लेके ई प्लस डी, ई से लेके ई प्लस डी, इस रेंज के अंदर कितनी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, वो कहलाती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्योंकि आप एक साथ सब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेटल है, तो जीरो से लेके लगभग 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की भी मान लो ये हो सकता है, ऐसा भी नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो हम लोग इतना बड़ा रेंज नहीं लेके चलेंगे, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो हम लोग एक रेंज फिक्स कर लेते हैं कि हमें इस रेंज से इस रेंज की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना है, इसीलिए उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोल देते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी है एक फिक्स एरिया में। चलिए अब देखते हैं इसको स्टडी कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं ये सब। ये तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया। तो क्वेश्चन देखो आप लोग क्या आता है आपके एग्जाम में, शो दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट of energy E at energy E for an electron gas of n electrons 0 Kelvin at मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर डी। ठीक है, अब ये समझो आप लोग होता क्या ही है, कैसे शो करते हैं इसको। देखो मेरी बात सुनो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालनी है ना, उसकी एनर्जी स्टेट निकालनी है, तो आप उसकी मोशन का स्टडी करो। आप ये देखो कि उसका प्रोपगेशन कितना है, आप ये देखो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप ये चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इज इट, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मिल जाए, ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर आप उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता कर लो, मोमेंटम मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, P इज इक्वल टू एच कट की होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो अगर आप उसका प्रोपगेशन पता कर लो, प्रोपगेशन वेक्टर पता कर लो, उसका मोमेंटम पता कर लो, तो ये सारी बातें पता करने से आपको उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब एनर्जी स्टेट। तो बेसिकली स्टडी किसका करना है हमें, मोमेंटम का। किसका करना है, प्रोपगेशन कांस्टेंट का। तो वही स्टडी करेंगे ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल पाए और उसकी रेंज निकाल पाए। ऑब्वियस सी बात है, एक फिक्स रेंज में स्टडी करना है। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ से। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स is the total number of electronic state is the total number of electronic state or orbit or orbits per unit energy range, per unit एनर्जी रेंज। ये मैंने आपको समझा ही दिया, और उस रेंज को हम लोग डी बोल देंगे, मतलब ई से लेके ई प्लस डी। तो डिफरेंस कितना आ गया, डी का डिफरेंस आ गया। टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, टू कैलकुलेट
density of states, we consider that free electrons are occupied free electrons are occupied in the orbits ऐसा मान लो आप at the ground state and it may be represented by points inside sphere in the momentum space अब इसको समझो तो मैं ये चीज थोड़ी सी बचेगी नहीं, वरना मोमेंटम स्पेस को के स्पेस भी बोलते हैं, मतलब फेज स्पेस बोल दो, के स्पेस बोल दो या मोमेंटम स्पेस बोल दो। अब समझना इस चीज को, बेसिकली एक्चुअली में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना है। तो फर्मी ने क्या किया, इस चीज को स्टडी करने के लिए उसने एक एरिया पेक कर लिया काइनेटिक एनर्जी का या फिर मोमेंटम का या फिर के स्पेस का। के स्पेस का मतलब होता है जिसमें कोऑर्डिनेट मोमेंटम के होते हैं, लाइक मोमेंटम स्पेस की बात करते हैं। तो उसने क्या करा कि एक स्फीयर बना लिया। स्फीयर स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि आपका पार्टिकल तीनों दिशाओं में कहीं भी हो सकता है, मतलब पोजीशन का स्पेस नहीं है ये मोमेंटम का स्पेस है। मोमेंटम का मतलब कि पार्टिकल की पोजीशन तीनों दिशाओं में नहीं बोल रहा हूँ, वो मोमेंटम बोल रहा है तीनों दिशाओं में। अब दिशा का मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब कि पार्टिकल का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहो तो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल का मोमेंटम, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। पर उसने एक रेंज फिक्स कर दी कि इस रेंज में मुझे स्टडी करना है, तो उसने उस रेंज को क्लियरली 3D में बना लिया। मोमेंटम स्पेस में मोमेंटम वेरी करता है, पोजीशन वेरी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पार्टिकल लिया आपने, अब मोमेंटम मान लो 5 किलोग्राम मीटर, ये उसका मोमेंटम है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये उसका मोमेंटम हो गया। दूसरा पार्टिकल है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी का मोमेंटम होगा, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम हो सकता है। उस बेसिस पे उसने एक स्ट्रक्चर बनाया कि अब मोमेंटम तो कहीं भी हो सकता है। कोई पार्टिकल एक्स में जा रहा होगा तो उसका मोमेंटम एक्स में हो जाएगा, तो उसे उसने क्या बोल दिया, के एक्स बोल दिया। और वो किसी भी रेंज का हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है उसका मोमेंटम, ठीक है। और वो किसी भी रेंज का, मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, उसने एक रेंज फिक्स कर दी। इसी प्रकार पार्टिकल मोमेंटम वाई में भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जेड में भी हो सकता है उसका मोमेंटम। अगर इस रेंज में कोई पार्टिकल है तो हम उसे स्टडी करेंगे, इससे बाहर उसको स्टडी नहीं करेंगे। और 3D में स्ट्रक्चर उसने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही बनेगा। ये स्टडी करने का तो उसे एनर्जी चाहिए, उसे कैसे भी करके। अब मान लीजिए इस रेंज में अगर कोई पार्टिकल आ रहा है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका एक्स में मोमेंटम 2 है, वाई में मोमेंटम 1 है और जेड में मोमेंटम 3 है, तो उसका एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसमें, यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे, तो ये पोजीशन नहीं है, ये मोमेंटम है। तो आप ये मत सोचना कि पार्टिकल यहाँ पे स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट है, बट ये कोऑर्डिनेट मोमेंटम की फॉर्म में, पोजीशन की कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए से के स्पेस बोलते हैं। अब इस स्फीयर को बनाने के बाद में
उसने ना इसका एक रेडियस डिसाइड, इसे बोलते हैं फर्मी स्फीयर, क्योंकि स्टडी किसने किया था? फर्मी ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? फर्मी स्फीयर। ठीक है, अब देखो, इस स्फीयर की एक रेडियस भी उसने डिसाइड करी, जिसे बोलते हैं फर्मी रेडियस के एफ। ठीक है ना? अब आगे देखो, अगर जो भी आपका पार्टिकल या जो भी आपका इलेक्ट्रॉन इस रेंज में आ रहा हुआ के एफ की रेंज में, मतलब उसका मोमेंटम इस रेंज के अंदर अंदर है, उसको स्टडी करेंगे। सो लेट अ फर्मी स्फीयर of radius kf of फर्मी वेव वेक्टर, इसे हम क्या बोल देंगे? फर्मी वेव वेक्टर या फिर फर्मी रेडियस। सो फर्मी एनर्जी, सो फर्मी एनर्जी वो क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एच का स्क्वायर के एफ स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे जो के एफ है, ये क्या चीज है? ये ऑब्वियस सी बात है, रेडियस तो भी तीनों दिशाओं में हो सकती है कुछ भी। अगर आपका पार्टिकल तीनों में मूव कर रहा है तो तीनों में उसका मोमेंटम हो सकता है। के एक्स, के वाई एंड के जेड आर द क्वांटम नंबर्स। के एक्स, के वाई एंड के जेड आर द क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोगों ने 1D बॉक्स पढ़ा कभी? 1D बॉक्स में ना आप लोग जब निकालते हो सॉल्यूशन, तो उसमें निकलता है साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल 1D बॉक्स में वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो के एक्स, 2 डायमेंशन कर रहा है तो के वाई भी आता है, मतलब के वाई अपॉन जो भी है, और 3 डायमेंशन कर रहा है तो के जेड भी आता है। ये सॉल्यूशन निकलता है। फिर आप के एक्स, के वाई, के जेड का वैल्यू निकालते हो, क्या निकलता है? एन पाई बाई एल, एम पाई बाई एल, या फिर एल पाई बाई एल, ये सब आप निकालते हो 1D बॉक्स में। क्योंकि वहां पे 1D बॉक्स में पार्टिकल फ्री है और वो फ्रीली मूव कर रहा है ऑर्बिट में अपने, जहां भी वो मूव करता है बॉक्स के अंदर। यहाँ भी तो पार्टिकल फ्री है, ठीक है, और वो क्रिस्टल पोटेंशियल से बंधा हुआ है, बस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, बट क्रिस्टल के अंदर तो है। तो 1D बॉक्स और इस तरह की स्ट्रक्चर में एक ही फिनोमेना फॉलो कर रहा है कि एक राजकुमारी है जिसको आपने महल में कैद किया हुआ है, तो महल में तो वो कर सकती है भ्रमण, पर महल से बाहर नहीं निकल सकती। वही 1D बॉक्स की हाल है और वही यहाँ पे हाल है। इसलिए यहाँ पे प्रोपोगेशन वेक्टर जो है ना, के एक्स, के वाई, के जेड कहलाएगा, जिसे क्वांटम नंबर बोल देंगे, और आपका पार्टिकल इसी बीच में बाउंड रहेगा। आप लोग जैसे वहां पर लिखते हो ना, पाई एक्स अपॉन एल, क्या लिखते हो? के एक्स का वैल्यू क्या लिखते हो? ये आपका आता है, जैसे 1D बॉक्स का मैं दिखा दूं आपको सॉल्यूशन। यहाँ पे आ जाओ, 1D बॉक्स में आप लोग क्या लिखते हो? साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स एक्स अपॉन एल, ये तो लिखते हो के एक्स एक्स, जहाँ पे के बराबर एन पाई बाई एल, ये होता है। फिर 1D बॉक्स का क्या हो जाएगा? ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है एन कहलाता है, वही क्वांटम नंबर यहाँ पे के एक्स हो जाएगा। तो ये क्वांटम मतलब एक तरह से मान लीजिए कि ये जो है क्वांटाइज्ड फॉर्म में काम करता है। तो के इज a quantum number corresponding to the volume corresponding to the volume
अगर मैंने क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट कर दूंगा ना, तो वॉल्यूम एक तरह से ही आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बंडी बॉक्स से ही सोल्यूशन के निकलता है, 2 पाई अपॉन एल। फिलहाल के लिए याद रख लो, है ना। इन के स्पेस एंड द वॉल्यूम ऑफ फर्मी, ये एल यहाँ पे वो है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, क्रिस्टल के अंदर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है एल। इन के स्पेस एंड द वॉल्यूम ऑफ फर्मी स्पेस एंड द वॉल्यूम ऑफ फर्मी स्पेस। फर्मी स्पेस का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे स्फेयर है, रेडियस के एफ है, तो फर्मी स्पेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और के एफ क्यूब। 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस। अगर रेडियस आर हो तो किसी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। अब अगर आपको इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट निकालनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देखो, एक स्टेट का वॉल्यूम इतना है, पूरे स्पेस का वॉल्यूम इतना है, ये एक एक स्टेट का वॉल्यूम है, ठीक है ना, और ये पूरे स्पेस का वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएगी, पूरे स्पेस के वॉल्यूम में से अगर आप एक स्टेट के वॉल्यूम को घटा दोगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स निकल जाएगी आपकी, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर इसको आप सोल्व करते हो मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई के एफ क्यूब मल्टीप्लाई विद द एल क्यूब अपॉन 8 पाई क्यूब। ये दो पे चला गया ना, तो इसको तो मिटा दो, ठीक है। अब ये बचा कितना, काटने पीटने के बाद देखो, यहाँ से पाई से कट जाएगा तो पाई स्क्वायर बच जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बच जाएगा, तो कितना बच गया मेरे पास, के एफ क्यूब एल क्यूब अपॉन 6 पाई स्क्वायर। तो ये तो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे आप देखना आगे, मान लो लेट क्रिस्टल का वॉल्यूम मान ले कितना है, एल क्यूब मान लो, सपोज ये एल क्यूब मान लिया क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो एंडेज बराबर कितना हो जाएगा, के एफ क्यूब, और ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 6 पाई स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं के एफ निकाल लूं, के एफ क्यूब निकाल लूं, कितना जाएगा, 6 पाई स्क्वायर एंडेज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नीचे आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपीयर इन वन स्टेट, ये बात आपको बता दी, एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन अपीयर्स इन वन स्टेट, एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। corresponding to each value of k, corresponding to each value of k, corresponding to each value of k, किसी भी k के वॉल्यूम की करस्पॉन्डिंग। नाउ अगर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो एक स्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन, दो स्टेट है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एन डैश स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2 एन डैश, ऑब्वियस सी बात है। सो इफ सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो ये कितना जाएगा, 2 एन डैश, क्योंकि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन, दो स्टेट 4 इलेक्ट्रॉन, तो एन डैश स्टेट तो 2 एन डैश इलेक्ट्रॉन। So we can say that
अगर मैं ये बात मान लूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ पे ये अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ यहाँ पे तो एन डैश बराबर क्या हो जाएगा n/2। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास में जो है के एफ क्यूब कितना निकल जाएगा 3 पाई स्क्वायर n/v। ठीक है। और अगर यूनिट स्टेट में डेंसिटी नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है n है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे v बराबर आप एल क्यूब ले सकते हो। एल मतलब क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है और जिसे बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट। अगर आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा हो लैटिस कांस्टेंट के बारे में, आप नॉर्मली लैटिस कांस्टेंट को ए बोलते हो, आप एल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से के एफ निकल जाएगा 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3। दिस इज द फर्मी रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीएसआर नेट में तो बहुत बार आ गया ये फॉर्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होता है n/v। इंपॉर्टेंट फॉर द नेट, सीएसआर नेट, फॉर द गेट एंड द जेस्ट। ये इस फॉर्मूले से बहुत सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आपको एनर्जी निकालना है, फर्मी एनर्जी निकालना है आपको, फर्मी एनर्जी, इस वाले फर्मी एनर्जी भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा मेरे पास अल्टीमेटली के स्क्वायर के एफ स्क्वायर अपॉन, और ये फॉर्मूला पता है क्या आता है, ऐसा आता है वो प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। इसके ऊपर सवाल आते हैं, इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर नहीं आते तो फिर एनर्जी के ऊपर आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये आप पुट करोगे तो एच कट स्क्वायर तो आप रख ही दो, अपॉन 2m भी रख दो। अगर आपने के एफ स्क्वायर का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर n की पावर 2/3। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। ठीक है, मतलब कि फर्मी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। इसके ऊपर नेट में बहुत बार सवाल आया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए। अब आगे आप पुट करोगे तो n की वैल्यू पुट कर दो और ई एफ की पावर लगा दो 3/2। 3/2 पावर से पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/2 पावर से अगर आप कर देते हो इस चीज को तो यहाँ भी 3/2 पावर आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है n/v। 3/2 से 2/3 कट जाएगा तो 1 पावर बच जाएगी। तो यहाँ से अल्टीमेटली जब आप सोल्व कर लोगे कुल मिला के तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2m/e/f अपॉन, इसको इधर शिफ्ट कर दो और कुछ नहीं है, टू द पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा v/3 पाई स्क्वायर। खत्म काम। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट। अब आगे देखो, अब हमें थोड़ी पता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस रेंज में, हम तो एक फिक्स रेंज का स्टडी कर रहे हैं। तो आगे जब इसको स्टडी करेंगे सो इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ground state of system, all the energy states are occupied, all the energy states are occupied up to EF। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। वैलेंस लेवल के नीचे इलेक्ट्रॉन होता है और तब तक होते हैं जब तक कि आपका फर्मी लेवल ना आ जाए, तो पूरे इलेक्ट्रॉन वहां तक भरे हुए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके ई एफ तक,
किसको करोगे? पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब कि फर्मी फंक्शन। कल समझाया था मैंने आपको। फर्मी फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और किसका फर्मी फंक्शन? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग रेंज के पार्टिकल है, इधर समझना इधर। यहाँ पे फर्मी लेवल है, इससे नीचे सारे लेवल ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। हम लोग एक फिक्स रेंज का स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस रेंज को जीरो से लेके उस रेंज को करते 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 यहाँ तक ले आओ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो जाएंगे, है ना? अब सीधा डेंसिटी ऑफ स्टेट को तो आप कर नहीं सकते इंटीग्रेट, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो आपने क्या करा कि क्या कर दिया, फर्मी फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि प्रोबेबिलिटी लगा दी कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो। बट ये बात हम जानते हैं कि एट जीरो केल्विन, ये बात हमने कल भी प्रूफ करी है, एट जीरो केल्विन मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर, और जब आपकी पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ईएफ से जीरो के बीच में है, तो ये बात हम जानते हैं, उस स्थिति में फर्मी फंक्शन वन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पूरी पूरी होती है ईएफ के नीचे। ये बात हम लोग बोलते भी आ रहे हैं, और अगर आप इस रेंज को करते रहोगे और जब आप इसको पुट करते हो तो हम जानते हैं कि जीरो से लेके ईएफ तक सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही रहेंगे, मतलब ईएफ के नीचे ही रहेंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा जब आपने जीरो केल्विन किया हुआ तापमान। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी ई और डी ई हो जाएगा। अब आगे जब हम इसको, ये तो क्या है मेरे पास, डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है डी का। इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाती है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आप इसको याद रखिएगा। ई ए बराबर ई एफ नॉट, ई एफ नॉट इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये फर्मी लेवल के ऊपर काम करता है ना, इसलिए। तो जीरो केल्विन पर जो फर्मी लेवल है, तो जीरो केल्विन के ऊपर जो फर्मी लेवल है, दैट इज अगर आपकी पार्टिकल की एनर्जी उतनी है जितनी फर्मी लेवल की जीरो केल्विन पर, तो उस पर काम करेगा। चलिए, ये चीज तो समझ में आ गई। अब मेरे क्या करना है, मुझे ये जो ऊपर मैंने एन निकाला है ना, इधर आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले मैंने ऊपर, तो इक्वेशन नंबर एक है मान लो। तो इस इक्वेशन नंबर एक को मैं यहाँ रख दूं इक्वेशन नंबर दो में, यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्टेट्स की डेंसिटी निकालनी है ना, इसलिए। वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर एक में। तो हम जब इसको करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, आपको जस्ट वन से वैल्यू टू में पुट करनी है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगी किसी फिक्स रेंज के अंदर। डी डी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डी डी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। अब ये जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो वी तो कॉमन है, वी को तो कुछ करना नहीं है। टू एम अपॉन एच कट क्यूब स्क्वायर का भी कुछ नहीं करना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे आ जाओ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर आ जाओ, इस v को कुछ नहीं करना, टू एम अपॉन एच का स्क्वायर को कुछ नहीं करना, थ्री बाई, अब ई एफ एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप ई एफ को डिफरेंशिएट कर दो। ई एफ की पावर 3/2 है, तो डिफरेंशिएट करते वक्त पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, ठीक है ना? तो पावर आगे आ जाती है और ई एफ की पावर 3/2 है, तो 3/2 में से कितनी कम हो गई? एक कम हो गई, तो कितनी बची? 1/2। और बाकी 1/3/2, तो ऐसा कैसा ही लिख दो आप। आपने ई के रेस्पेक्ट में किया है इसलिए यहाँ पे आपको डी लगाना पड़ेगा, ठीक है? और नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ई डी से डी कैंसिल, मतलब कैंसिल तो नहीं कर सकते, मतलब हटा सकते हो, एक ही बात है। अगर आप हटा भी दोगे तो आपको ई बराबर ई एफ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपने जीरो के लिए पे काम किया हुआ है, इसलिए अल्टीमेटली मेरे पास ये बात बन जाएगी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज जस्ट इक्वल टू द वी अपॉन, इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर एंड 2m अपॉन
एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड ई एफ टू द पावर 1/2। ये लो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ना क्या था जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन ये था, शो दैट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हमने निकाला है इन द एनर्जी रेंज ई किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ई के, तो वो मैंने शो कर दिया। तो जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो हमारा आंसर आ चुका है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई एफ, मतलब एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। चलिए, ये तो आपसे पूछा हुआ था, बट आपसे कुछ और भी वो पूछ सकता है। मान लो आपसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ना पूछे, वो क्या पूछे, एवरेज एनर्जी पूछे, तो आप एवरेज एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो निकाल लो एवरेज एनर्जी। अगर उसने एवरेज एनर्जी पूछा तो आपको एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप टोटल एनर्जी निकाल लो ई से लेके ई एफ नोड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेवल की एनर्जी ई एफ है और टोटल स्टेट्स कितनी है, डी डी हो गई इसी रेंज में, तो ये क्या कहलाएगी, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खत्म काम, ये फॉर्मूला बन गया। और वैल्यू पुट कर दो, खत्म काम। 1/n लिख दो, 0 से लेके ई एफ नोट कर दो। डी डी का फॉर्मूला ऊपर से पुट कर दो, ये रहा डी डी का फॉर्मूला, है ना। और ई एफ का पावर 1/2 है, यहाँ पे ई एफ की पावर 1 है, तो कुछ नहीं करना आपको। ई एफ की पावर 1/2 से ई एफ की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, ई एफ की पावर 3/2 बच जाएगा। कर दो, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रखो, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ई एफ की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/2 हो जाएगा, बिकॉज 1/2 ऊपर था, 1 ऊपर नीचे आ गया, तो 3/2। आगे देखो, ये सब करने के बाद में आपको बस इसको ई एफ ई के रेस्पेक्ट में, देखो जहां जहां मैंने ई एफ लिखा है ना, आप वहां ई लिख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये देखो, आप चाहो तो देखो, आपके हर जगह ई आ रहा है ना, तो ये क्या है, फर्मी एनर्जी लिखी है मैंने, इसलिए आपको ई दिख रहा है, वरना आप चाहो तो यहाँ ई लिख सकते हो, फर्मी एनर्जी, क्योंकि मैंने फर्मी लेवल के रेस्पेक्ट में लिखा है ना ये। तो आप अगर इस ई एफ को ई लिखोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे ई लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो, ये क्योंकि ई का फंक्शन है, तो यहाँ पर ई का फंक्शन है, तो ये ई के रेस्पेक्ट में किया आपने, तो ये ई के रेस्पेक्ट में कर पाओगे, तो यहाँ पे ई लिख सकते हो, तो ये एनर्जी आ जाएगा प्रोपोर्शनल। और फिर ये भी एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया, तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते क्या हो जाएगा, ई बार, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो 1/n, तो ऐसा कैसा, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर बाहर निकाल लो, और 2m अपॉन एच कट स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर निकाल लो। केवल आपको इसको इंटीग्रेट करना है एनर्जी को, ई एफ लिख दो चाहे ई लिख दो, कोई बात नहीं। तो एनर्जी को इंटीग्रेट करोगे आप, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एनर्जी का इंटीग्रेट करने पर पावर एक बढ़ जाती है ऊपर की तरफ इंटीग्रेशन में, तो 3/2 + 1, और वही पावर नीचे आती है, तो 3/2 + 1, 0 से लेके ई एफ नोट, खत्म काम। तो अपर लिमिट में ही वैल्यू देगा, लोअर लिमिट में वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1/n, फाइनली 2/π², और ये कितना हो जाएगा, 5/2, तो ये 2/5, ठीक है। आप चाहो तो दो दो काट देना, मैं आपकी इच्छा ही है। तो 2m अपॉन, ये पूछा हुआ नहीं है, बट मैंने आपको निकलवा दिया कैसे निकाल सकते हैं। और ये हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करते ही ई एफ नॉट की पावर 5। तो एक चीज याद रखना, एवरेज एनर्जी जो होती है ना, वो फर्मी एनर्जी की 5/2 घात के समानुपाती होती है। तो ये एवरेज एनर्जी का आंसर है, खत्म का, डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। इतना ही पूछता है वो, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, इज इट। तो फटाफट से एक बार देख लो, व्हाट वी हैव स्टडी, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखवाया,
डेंसिटी ऑफ स्टेट का। देन उसके बाद में फिर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी 10 नंबर का आएगा, बस ये आपके डेरिवेशन जो है 10 नंबर का आएगा। तो ये आप 10 नंबर के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, ज्यादा लंबा मत करना, क्योंकि लंबा तो ऐसा होगा कि फिर आप इसको भी सोल्व करो ये कैसे आता है, बट ये आता है 1D बॉक्स के फॉर्मूले से सोल्व करके, ये छोड़ो उसको आप लोग मत करो। फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, ये निकाल लो। न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट है इसी, तो मैंने इंपोर्टेंट लगा रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नेट गेट में भी आते हैं इससे, इसलिए तो ये इस तरीके से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। ये आज की समरी है, फटाफट फटाफट से देख लो। ठीक है, खत्म, इतना काफी है। ओके।